हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार जानदार तरीके से चल रही होगी। तो हाजिर है लेकर एक बार फिर से बिहार स्टेट एनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास के स्पेशल एमसीक्यू सीरीज में एकदम शानदार तरीके से हमने 8 लेक्चर कंप्लीट कर चुका है। तो 9वें लेक्चर में एक बार फिर लेकर हाजिर हैं टॉप 30 क्वेश्चन, वो भी जो क्या है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एकदम जीरो लेवल से हमारी शुरुआत चल रही है, 9वें लेक्चर पर पहुंच चुके हैं। तो यदि आपने 8 लेक्चर नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर एक बार विजिट कीजिए। आपको किसी भी स्टेट एनएम की तैयारी करें हैं तो आपको हर स्टेट एनएम के लिए शानदार कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है। तो एक बार प्ले लिस्ट में विजिट कीजिए, आपको शिकायत का मौका मिलने वाला नहीं है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं फीमेल हेल्थ वर्कर के। यदि यूपी एनएम, बिहार एनएम, किसी स्टेट एनएम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सेशन शानदार होने वाला है। 30 क्वेश्चन करेंगे, इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, जिससे हमें पता चलेगा कि आपके तैयारी कैसे चल रही है और आपको कितना जानकारी है। उस हिसाब से आपको और शानदार सेशन कराए जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान क्लिनिकल पेल्विमेंट्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? भ्रूण का वजन मापना, प्रसव पथ का आकार मापना, भ्रूण की स्थिति जानना या गर्भाशय का विकास मापना। तो गर्भावस्था के दौरान क्लिनिकल पेल्विमेंट्री का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसव पथ का आकार मापना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फंडल हाइट से गर्भावस्था के किस पहलू का पता चलता है? भ्रूण का वजन, भ्रूण की स्थिति, गर्भ की अवधि, भ्रूण की गतिविधि। तो फंडल हाइट से गर्भावस्था के लिए किस पहलू का पता चलता है? तो हमारा दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गर्भ की अवधि। नेक्स्ट, गर्भावस्था के दौरान प्रोलैक्टिन का क्या कार्य होता है? दूध उत्पादन को प्रोत्साहित करना, गर्भाशय के संकुचन को रोकना, भ्रूण की तंत्रिका विकास में मदद करना या प्लेसेंटा की वृद्धि को बढ़ा देना। तो गर्भावस्था के दौरान प्रोलैक्टिन का कार्य क्या होता है? तो गर्भावस्था के दौरान प्रोलैक्टिन का क्या कार्य होता है? तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दूध उत्पादन को प्रोत्साहित करना। तो बढ़ते हैं आगे। प्लेसेंटा प्रीविया के दौरान रक्तस्राव का प्राथमिक कारण क्या होता है? गर्भाशय में सामान्य संकुचन, प्लेसेंटा का गर्भाशय के निचले हिस्से में स्थित होना, भ्रूण का गलत स्थिति में होना, गर्भाशय की अपर्याप्तता। तो प्लेसेंटा प्रीविया के दौरान रक्तस्राव का प्राथमिक कारण क्या होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लेसेंटा का गर्भाशय के निचले हिस्से में स्थित होना। तो बढ़ते हैं आगे। नवजात शिशु में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस आमतौर पर कब दिखाई देता है? जन्म के तुरंत बाद, 2-3 दिन के भीतर, 7 दिनों के बाद या 10 दिनों के बाद। तो नवजात शिशु में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस आमतौर पर कब दिखाई देता है? तो 5वें का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 2-3 दिन के भीतर, 2-3 दिन के भीतर। नेक्स्ट, गर्भावस्था में प्रोटीन यूरिन का मुख्य कारण क्या है? उच्च रक्तचाप, गर्भाशय संक्रमण, किडनी की खराबी, प्लेसेंटा की खराबी। तो गर्भावस्था में प्रोटीन यूरिया का मुख्य कारण क्या है? तो प्रोटीन यूरिया का मुख्य कारण है उच्च रक्तचाप, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। गर्भावस्था के दौरान रेहसस इम्यूनोनाइजेशन से बचने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? एंटी-डी, इम्यूनोग्लोबुलिन, फोलिक एसिड, विटामिन के, कैल्शियम। तो कह रहा है कि गर्भावस्था के दौरान रेहसस इम्यूनाइजेशन से बचने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एंटी-डी, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो बढ़ते हैं आगे। गर्भवती महिला में हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम का प्राथमिक लक्षण क्या है? अत्यधिक उल्टी, पेट में दर्द, तेज बुखार, थकान। तो गर्भवती महिलाओं में हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम का प्राथमिक लक्षण क्या है? तो हमारा 8वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अत्यधिक उल्टी। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, अत्यधिक उल्टी। तो बढ़ते हैं आगे। लेबर की पहली अवस्था में क्या होता है? गर्भाशय ग्रीवा का फैलना, भ्रूण का जन्म, प्लेसेंटा का निष्कासन, भ्रूण का हृदय गति का गिरना। तो लेबर की पहली अवस्था में क्या होता है? तो लेबर की पहली अवस्था में क्या होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गर्भाशय ग्रीवा का फैलना।
तो गर्भाशय ग्रीवा का फैलना हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगर गर्भवती महिला में एनीमिया का सबसे सामान्य कारण क्या है? आयरन की कमी, प्रोटीन की कमी, विटामिन B12 की कमी, फोलिक एसिड की कमी। तो अगर गर्भवती महिला में एनीमिया का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो हमारा 10वें का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए आयरन की कमी। तो बढ़ते हैं आगे। करा ब्रिज प्रेजेंटेशन में भ्रूण का कौन सा हिस्सा पहले आता है? सिर, पैर, नितंब, कंधा। तो ब्रिज प्रेजेंटेशन में भ्रूण का कौन सा हिस्सा सबसे पहले आता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नितंब। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन प्रोपीरोम का सबसे गंभीर जटिलता क्या हो सकती है? संक्रमण, प्रसव, समय से पहले प्रसव, एम्ब्रियोटिक फ्लूइड की कमी या उपरोक्त सभी। तो हमारा क्या कर रहा है? प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन यानी पीरोम का सबसे गंभीर जटिलता क्या है? तो हमारा संक्रमण हो सकता है, समय से पहले प्रसव हो सकता है, या एम्ब्रियोटिक फ्लूइड की कमी हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सभी हो सकता है। तो बढ़ते हैं आगे। कर सेफ मदरहुड कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मातृ मृत्यु दर को कम करना, नवजात शिशु को मृत्यु दर को कम करना, या सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करना, या उपरोक्त सभी। तो कर सेफ मदरहुड कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? मातृ मृत्यु दर को कम करना, सेफ मदरहुड, फिर नवजात शिशु को मृत्यु दर को कम करना, फिर सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करना, और उपरोक्त सभी। यानी हमारा सारे आंसर हो जाएंगे सेफ मदरहुड कार्यक्रम के क्या है मुख्य उद्देश्य हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यदि आप हमारे साथ, आप हमसे प्यार करते हैं तो आप क्या कीजिए, हमारे सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो एक छोटा सा काम तो आप कर ही सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है गर्भावस्था के दौरान IUGR इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का मुख्य कारण क्या होता है? प्लेसेंटा की अपर्याप्तता, उच्च रक्तचाप, मातृ पोषण की कमी, या उपरोक्त सभी। तो कह रहा गर्भावस्था के दौरान IUGR इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का मुख्य कारण क्या होता है? तो हमारा हो जाएगा प्लेसेंटा की अपर्याप्तता, उच्च रक्तचाप, मातृ पोषण की कमी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट है कंगारू मदर केयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो हमारा कंगारू मदर केयर है KMC का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिशु को गर्म रखना, शिशु को स्तनपान प्रोत्साहित करना, या शिशु के हृदय और श्वसन दर को स्थिर रखना, या उपरोक्त सभी। तो हमारा जो KMC है, कंगारू मदर केयर है, इसका मुख्य उद्देश्य शिशु को गर्म रखना, यानी त्वचा से त्वचा संपर्क, शिशु को स्तनपान प्रोत्साहित करना, ये भी त्वचा से संपर्क हो जाएगा, शिशु के हृदय और श्वसन दर को स्थिर रखना, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। तो उम्मीद है ये सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। तो 16वां क्वेश्चन कर रहा है गर्भावस्था के दौरान सबसे आम वायरल संक्रमण कौन सा? HIV, रूबेला, हेपेटाइटिस B, CMV यानी साइटोमेगालो वायरस। तो हमारा कह रहा है क्या गर्भावस्था के दौरान आम वायरल संक्रमण कौन सा है? तो हमारा CMV ही है, साइटोमेगालो वायरस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है गर्भवती महिलाओं में मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दौरे रोकने के लिए, रक्तचाप कम करने के लिए, प्रसव को प्रेरित करने के लिए, प्लेसेंटा को हटाने के लिए। तो कह रहा गर्भवती महिलाओं में मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हमारा 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दौरे रोकने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। मेकोनियम स्टेंड एम्ब्रियोटिक फ्लूइड किस स्थिति का संकेत है? भ्रूण संकट, प्लेसेंटा की खराबी, भ्रूण की अपरिपक्वता, उच्च रक्तचाप। तो कह रहा मेकोनियम स्टेंड एम्ब्रियोटिक फ्लूइड किस स्थिति का संकेत है? तो हमारा 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भ्रूण संकट। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा नवजात शिशु में सर्फेक्टेंट का निर्माण कब शुरू होता है? 24-28 सप्ताह, 28 से 32, 32 से 36, या जन्म के बाद। तो कह रहा नवजात शिशु में सर्फेक्टेंट का निर्माण कब शुरू होता है? तो हमारा 19 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी 28 से 32 सप्ताह में 28 से 32 सप्ताह में नवजात शिशु में क्या होता है? सर्फेक्टेंट का निर्माण शुरू हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा स्ट्रेस
टेस्ट किसके लिए किया जाता है? भ्रूण की हृदय दर, भ्रूण की स्थिति, भ्रूण का वजन या भ्रूण की मांसपेशियों की ताकत। तो कह रहा स्ट्रेस टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो स्ट्रेस टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भ्रूण की हृदय दर के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा वैक्यूम असिस्टेड डिलीवरी के दौरान मुख्य जटिलता क्या हो सकती है? शिशु के सिर में चोट, मातृ रक्तस्राव, गर्भाशय का फटना या उपरोक्त सभी। तो कह रहा वैक्यूम असिस्टेड डिलीवरी के दौरान मुख्य जटिलता क्या हो सकती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, शिशु के सिर में चोट, मातृ रक्तस्राव, गर्भाशय का फटना, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट। तो वैक्यूम असिस्टेड डिलीवरी में क्या हो सकता है? शिशु के सिर में चोट भी लग सकती है, मातृ रक्तस्राव भी हो सकता है, गर्भाशय भी क्या हो सकता है? फट सकता है। तो ये सारे क्या हो सकते हैं? जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। और सेशन आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करते रहिए। तो बढ़ते हैं आगे। कर रक्ताल्पता का उपचार गर्भावस्था में कैसे किया जाता है? आयरन सप्लीमेंट, रक्त आधान, संतुलित आहार या उपरोक्त सभी। तो कर रक्ताल्पता का उपचार गर्भावस्था में कैसे किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आयरन सप्लीमेंट के द्वारा, रक्त आधान के द्वारा, संतुलित आहार के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गर्भवती महिला में गर्भाशय तंत्रिका ब्लॉक का उपयोग कब किया जाता है? दर्द प्रबंधन के लिए, भ्रूण स्थिति सुधारने के लिए, गर्भाशय का विकास बढ़ाने के लिए, संकुचन रोकने के लिए। तो गर्भवती महिला में गर्भाशय तंत्रिका ब्लॉक का उपयोग कब किया जाता है? तो हमारा 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दर्द प्रबंधन के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा नवजात शिशु में एनोप्थाल्मिया किससे संबंधित है? आंखों की अनुपस्थिति, आंखों की सूजन, आंखों का छोटा आकार, आंखों का अत्यधिक पानी आना। तो कह रहा नवजात शिशु में एनोप्थाल्मिया किससे संबंधित है? तो हमारा 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आंखों की अनुपस्थिति। तो आंखों की अनुपस्थिति हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा फोर्सेप्स डिलीवरी के बाद नवजात में कौन सी चोट सामान्य है? ब्राचियल पल्सी, सिर का हेमेटोमा, कंधे की चोट या हड्डी का फ्रैक्चर। तो कह रहा फोर्सेप्स डिलीवरी के बाद नवजात में कौन सी चोट सामान्य होती है? तो फोर्सेप्स डिलीवरी के बाद सिर में हेमेटोमा, सिर में हेमेटोमा, सिर का हेमेटोमा। क्या फोर्सेप्स डिलीवरी का नवजात में क्या चोट सामान्य है? नेक्स्ट कह रहा यूटेराइन एटॉनी का परिणाम क्या हो सकता है? गंभीर रक्तस्राव, प्लेसेंटा रिटेंशन या गर्भाशय की मांसपेशियों की कमजोरी या उपरोक्त सभी। तो कह रहा यूटेराइन एटॉनी का परिणाम क्या हो सकता है? तो हमारा 26 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी हो जाएगा, गंभीर रक्तस्राव, प्लेसेंटा रिटेंशन या गर्भाशय की मांसपेशियों की कमजोरी। ये सब क्या यूटेराइन एटॉनी के परिणाम हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा गर्भवती महिलाओं में डीप वेन थ्रोम्बोसिस का मुख्य लक्षण क्या होता है? पैर में सूजन, पैर का दर्द, लालिमा, उपरोक्त सभी। तो कह रहा गर्भवती महिलाओं में डीप वेन थ्रोम्बोसिस का मुख्य लक्षण क्या होता है? तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस का मुख्य लक्षण क्या हो सकता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी पैरों में सूजन, पैर का दर्द या लालिमा। ये सारी समस्याएं डीप ब्रेन थ्रोम्बोसिस का मुख्य लक्षण होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? गर्भवती महिला में फिट्स का सबसे सामान्य कारण क्या होता है? इक्लेम्सिया, न्यूरोलॉजिकल विकार, संक्रमण या उच्च रक्तचाप। तो अगर गर्भवती महिला में जो फिट्स आता है उसका सामान्य कारण क्या हो सकता है? तो राइट आंसर होगा हमारा इक्लेम्सिया, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 29 नंबर क्या कर रहा है? प्री टर्म बर्थ का मुख्य कारण कौन सा है? गर्भाशय संक्रमण है, प्लेसेंटा की खराबी है या भ्रूण का असामान्य विकास है या उपरोक्त सभी है। तो कह रहा प्री टर्म बर्थ का मुख्य कारण क्या है? तो प्री टर्म बर्थ का मुख्य कारण है गर्भाशय का संक्रमण, प्लेसेंटा की खराबी, भ्रूण का असामान्य विकास, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन का नवजात का श्वसन दर सामान्य रूप से कितनी होती है? 30 से 40 बार पर मिनट, 50 से 60, 70 से 80 या 90 से 100 बार पर मिनट। तो कह रहा किसका नवजात की श्वसन दर सामान्य रूप में कितनी होती है? 30 से 40 बार पर मिनट, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट।
तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऐसे ही वीडियो लेकर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।